वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा ये हो गया था फर्स्ट पॉइंट हो गया था इसमें 6 अंक वाला ये। ठीक है, 6 अंक किसे कह रहे थे हम दोनों से डेफिनेशन दे रहे थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से उससे आ रही थी कि उस समय के व्युत्क्रम के बराबर 6 अंक होगा जितने समय में जो परमाणु की संख्या अपने प्रारंभिक मान की कितनी रह जाएगी, 37%। इस तरह से हम इसको दे रहे थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है अर्ध आयु। इसी में सेकंड पॉइंट डालें अर्ध आयु। हाफ लाइफ। तो किसे बोलेंगे हाफ लाइफ? पहले भी बताया था कि जितने समय में परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाएगी उसे हाफ लाइफ बोलेंगे। जैसे कि पहले परमाणु 1000 थे, लगातार वो डिके हो रहे हैं, किसी अन्य तत्व में वो लगातार चेंज होते हुए जा रहे हैं, तो 1000 की जस्ट आधी संख्या यानी कि 500 जिस समय पर रह जाएंगे उस समय को हम अर्ध आयु बोल देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं या तो टी से करते हैं या फिर टी हाफ से करते हैं। तो एट टी इक्वल टू टी हाफ पर कितना होना चाहिए, या ये लिख दो, व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ है, देन जब t इक्वल टू टी हाफ है उस टाइम पर जो परमाणु की संख्या है n इक्वल टू कितनी हो जानी चाहिए, n नॉट अपॉन 2। इस तरह से तो हम समीकरण 2 से ही बात करते हैं। समीकरण 2 से जब समय t इक्वल टू कितना है, स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम कि स्मॉल t जब t हाफ के बराबर है, अर्ध आयु के बराबर है, तब परमाणु संख्या आधी हो जाएगी। समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, n इक्वल टू n नॉट e की पावर में माइनस के लैम्बडा t। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, जब n नॉट अपॉन 2 हो जाएगी n की वैल्यू कौन से समय पर, उसको बोलेंगे हम e की पावर माइनस लैम्बडा कितना, t हाफ। कितना बोल देंगे उसको, t हाफ। सफिक्स में लग रहा है नीचे, या t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n नॉट से n नॉट गया, हाफ इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर में लैम्बडा t हाफ। इस तरह से लिख सकते हैं इसको नीचे लेकर। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर में लैम्बडा t हाफ इक्वल टू कितना, 2। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लैम्बडा टी हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग ई बेस में आएगा 2। यहां से अगर हम टी हाफ निकालें तो वो कितना हो जाएगा, लॉग ई बेस पर 2 अपॉन लैम्बडा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, यदि हम इसको 10 बेस पर चेंज करें, क्योंकि हम जो वैल्यू पढ़ते हैं 10 बेस पर पढ़ते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे 10 बेस के लिए तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 10, और ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन लैम्बडा, और इसको कितना लिख देंगे 2.303 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 पर 2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन में कितना हो जाएगा लैम्बडा। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं यहां से टी हाफ इक्वल टू आता है 0.693 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना समय। तो लिखें इसमें सेकंड पॉइंट अर्ध आयु हेडिंग डालकर, सेकंड पॉइंट अर्ध आयु हेडिंग डालकर इसमें लिखें, किसी रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या जितने समय में आधी रह जाती है, किसी रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या जितने समय में आधी रह जाती है उस समय को अर्ध आयु काल कहते हैं, उस समय को अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे सामान्यतः टी या टी हाफ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे सामान्यतः टी या टी हाफ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात जब स्मॉल टी इक्वल टू टी हाफ करके पूरा इसको लिख दो, इसको स्मॉल टी इक्वल टू टी हाफ करके इसको लिख दो पूरा।
तो टी हाफ या टी के इक्वल कितना आ रहा है 0.693 अपॉन लैम्बडा। तो अर्ध आयु काल में और क्षयांक में इसको संबंध भी बोल सकते हैं कि वो कितना होता है संबंध क्षयांक में और टी हाफ में, वो इस इक्वेशन के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो देखें इधर प्रारंभ में हम कहते हैं कि यदि सक्रिय परमाणुओं की संख्या, इधर देखो लिखने के बाद प्रारंभ में सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी है इक्वल टू n नॉट है, इतनी है। यदि हम t अर्ध आयु बोलते हैं, t अर्ध आयु के बाद, t अर्ध आयु के बाद परमाणु की संख्या वो कितनी हो जाएगी बता सकते हो? प्रारंभ में n नॉट है, अर्ध आयु में जस्ट उसकी आधी हो जाएगी n नॉट अपॉन 2, इतनी हो जाएगी। अगर हम 2t अर्ध आयु लेते हैं, कितनी लेते हैं 2t अर्ध आयु लेते हैं, तो उसमें जो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब पहले अर्ध आयु उसका भी अर्ध आयु, तो इसमें परमाणु की संख्या n नॉट अपॉन 2 थी पहले, इसका भी 2 हो जाएगा इस तरह से। या हम सीधा लिख दें कि इसका भी आधा यानी n नॉट अपॉन 4, जो इसको हम लिख सकते हैं n नॉट अपॉन 2 की पावर 2। इसी तरह से हम करेंगे तो 3t अर्ध आयु में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी n नॉट, इसका भी आधा यानी कि 8, यानी कि n नॉट अपॉन 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से हम स्मॉल nt अर्ध आयु में परमाणुओं की संख्या अगर हम बात करें तो वो कितनी होगी, 3 में 3 आ रहा है, 2 में 2 पावर आ रही है, 1 में 1 पावर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 की पावर n। nt अर्ध आयु में परमाणुओं की, सक्रिय परमाणुओं की संख्या के बाद कौन से परमाणु की संख्या है ये सक्रिय परमाणुओं की संख्या। तो यदि वो कहें कि nt अर्ध आयु के बाद, इतने अर्ध आयु के बाद ये तो एक्टिव परमाणु है, मतलब इतने बच गए हैं, अभी इनको विघटित होना है। तो nt अर्ध आयु के बाद विघटित परमाणुओं की संख्या अगर पूछ रहा है तो वो विघटित, ये तो कौन से हैं सक्रिय, विघटित परमाणुओं की संख्या या नाभिकों की संख्या वो कितनी होगी बता सकते हो? एंटी अर्ध आयु के बाद विघटित परमाणु की संख्या, ये तो एक्टिव है तो विघटित कितने हो जाएंगे, टोटल परमाणु एक्टिव तो ये थे, एक्टिव तो ये थे, इसमें से इतने एक्टिवों को हम घटा देते हैं n नॉट अपॉन 2 की पावर n, मतलब इतने क्या हो जाएंगे फिर वो विघटित हो चुके हैं। तो विघटित परमाणुओं की संख्या आ जाएगी, n नॉट को बाहर लिख कर भी इस तरह से लिख सकते हैं 1 - 1 अपॉन 2 की पावर n। कंप्लीट करें इस तरह से इसको। पूरा इसी तरह से लिख दें कि सक्रिय परमाणु, लैंग्वेज पूरी लिख देना लेकिन सभी में, एंटी अर्ध आयु के बाद सक्रिय परमाणुओं की संख्या तो कितनी होगी n नॉट अपॉन 2 की पावर n, और विघटित परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी n नॉट माइनस n नॉट अपॉन 2 की पावर n। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें इसके बाद
इसी पर बेस क्वेश्चन है एक। देखिए क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव तत्व में नाविकों की संख्या, किसी रेडियो एक्टिव तत्व में नाविकों अथवा परमाणुओं की संख्या किसी रेडियो एक्टिव तत्व में नाविकों की संख्या प्रारंभ में 16 गुणा 10 की पावर 6 है, 16 गुणा 10 की पावर 6 है, तब 3 अर्ध आयु काल के पश्चात, तब 3 अर्ध आयु काल के पश्चात नाविकों की संख्या क्या होगी? 3 अर्ध आयु कालों के पश्चात परमाणुओं की संख्या या नाविकों की संख्या क्या होगी? कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। मतलब प्रारंभ में परमाणु की संख्या यानी कि आपको n नॉट गिवन है कितना, 16 × 10⁻⁶ इतने परमाणु अथवा नाविक गिवन है। 3 अर्ध आयु के बाद, तो हमें पता है 1 अर्ध आयु काल या 1t अर्ध आयु काल के पश्चात, अर्ध आयु काल के पश्चात परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? नाभिकों की या परमाणुओं की संख्या वो कितनी हो जाएगी? n0/2 यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 × 10⁻⁶। फिर दूसरी अर्ध आयु काल के पश्चात 2t में कितना हो जाएगा? इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब 4 गुणा 10 की पावर 6, ठीक है। और 3t अर्ध आयु काल, तीसरी अर्ध आयु काल के पश्चात इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब n कितना हो जाएगा? सीधा लिख देता हूं 2 × 10⁻⁶। इस तरह से लैंग्वेज करके लिख सकते हो, या सेकंड मेथड आप सीधा लिख सकते हो। सेकंड मेथड क्या है? क्योंकि nt अर्ध आयु काल के पश्चात, अर्ध आयु काल के पश्चात, nt अर्ध आयु काल के पश्चात सक्रिय परमाणुओं की संख्या या सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी आई थी? सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी आई थी? n0/2 की पावर n। ये फॉर्मूला था सक्रिय परमाणुओं अथवा नाभिकों की संख्या का। तो n = कितनी है? 3 अर्ध आयु है। कितनी है? 3 अर्ध आयु है, तब परमाणु की संख्या कितनी होगी? n0/2 की पावर 3, यहाँ पर 16 × 10⁻⁶, और कितना जाएगा? 8। यहाँ पर कितना जाएगा? 2 × 10⁻⁶ परमाणु। n = 3 अर्ध आयु काल के लिए परमाणुओं की संख्या, परमाणु अथवा नाभिक एक ही बात है, जितने परमाणु होंगे उतने ही नाभिक होंगे। इस तरह से लिख दें इसको, कंप्लीट करो इसको। आदि, फिर आदि इस तरह से आदि होती चली जाती है हर, जैसे कि पहले हम t = 0 सेकंड पर मान रहे हैं कि 1000 परमाणु हैं, फिर हम कह रहे हैं कि 5 सेकंड के पश्चात, 5 सेकंड है वो अर्ध आयु काल मान लिया हमने t½ तो 5 सेकंड के बाद t = 0 पर तो कितने हैं? 1000, फिर उसके कितने रह जाएंगे? 500, फिर 10 सेकंड इसका भी अर्ध आयु काल हो गया, 2t हो गया ये एक तरह से, सॉरी 1000, फिर 500, फिर इसमें हो जाएंगे 250, इस तरह से लगातार कम होते जाएंगे। फिर हम कह रहे हैं 15 सेकंड पर कितने रह जाएंगे? इसके भी आधे रह जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अर्ध आयु अगर 5 सेकंड है तो हर 5 सेकंड में उनकी जो संख्या होगी वो आधी होती चली जाएगी। कंप्लीट करें इसको।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सेकंड क्वेश्चन लिखें इसके बाद, ये क्वेश्चन 1 था, सेकंड लिखें। यदि किसी समय t1 पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में कणों की संख्या लिखें, यदि किसी समय कैपिटल T1 पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में कणों की संख्या N1 एवं T2 समय पर परमाणुओं की संख्या N2 है, तब पदार्थ का क्षयांक ज्ञात कीजिए। यानी लैम्बडा को क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है। कर सकते हो क्या, बताओ कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसमें कुछ भी हो, स्टार्टिंग में परमाणु की संख्या, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे T1 समय है उसमें परमाणु की संख्या कितनी है N1, लेकिन T2 समय है उस पर परमाणु की संख्या उसमें कितनी रह गई, N2 रह गई। तो पदार्थ का क्षयांक हमें लैम्बडा उस स्थिति में ज्ञात करना है। तो वी नो दैट n इक्वल टू n0 e की पावर में माइनस के लैम्बडा t। हम तो इस वाले फॉर्मूले को जानते हैं, रदरफोर्ड सोडी संबंध को जानते हैं। जब n इक्वल टू कितना है n1, तब समय कितना होगा t इक्वल टू कितना है t1। अतः n1 इक्वल टू n0 e की पावर में माइनस के लैम्बडा t1 हो जाएगा। n1 इक्वल टू n0 e की पावर में माइनस के लैम्बडा t1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको डाल दिया 1, इसको डाल दिया 2। अब जब n इक्वल टू कितना है n2, तब t इक्वल टू कितना होगा t2। तो यहां से हम लिख सकते हैं n2 इक्वल टू n0 e की पावर में माइनस के लैम्बडा t2, n2 के संगत t2। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो हम क्या करते हैं, एक जो समीकरण है हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए, सेकंड भाग अगर हम थर्ड करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा n1 अपॉन n2 इक्वल टू e की पावर में माइनस के लैम्बडा t2 अपॉन e की पावर में माइनस के लैम्बडा t1 अपॉन e की पावर में लैम्बडा t2। इस तरह से हो जाएगा। तो n1 अपॉन n2, इसको हम कितना लिख सकते हैं, e की पावर में माइनस के लैम्बडा, ऊपर ले जाएंगे इसको तो प्लस में t2 आएगा और माइनस में रहेगा t1, तो t1 माइनस के t2, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हमें लैम्बडा निकालना है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको प्लस किया और इसको t2 माइनस t1 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, e की पावर में लैम्बडा t2 माइनस के t1। अब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू लैम्बडा t2 माइनस के t1 हो जाएगा। सीधा सीधा माइनस होता तो माइनस आ जाता। हमें क्या निकालना है, क्षयांक निकालना है। तो 1 अपॉन t2 माइनस के t1 ये तो आ जाएगा, और लॉग e n1 अपॉन कितना हो जाएगा, n2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्षयांक यानी कि डीके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसको
ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है इसमें माध्य आयु, उसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।